हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं चैप्टर 4 मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, हम जो इस चैप्टर को कर रहे हैं इसकी 2 वीडियो हम पहले कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इसकी पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, और आज हम इस चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे। तो देखिए, इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानव विकास का मापन, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है उसका मापन किस प्रकार किया जाता है। मीजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, जो इसका सबसे पहला मेथड है वो है मानव विकास सूचकांक, जिसको हम HDI बोलते हैं। HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये होता क्या है? ये एक मापक है। किस चीज़ का मापक है? ये मानव विकास का। ये मानव विकास का एक मापक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? देश के लोगों के विकास का मापन किया जाता है। और वो मापन किस संदर्भ में किया जाता है? उनके स्वास्थ्य के संबंध में। ठीक है, स्वास्थ्य के संबंध में, उनकी शिक्षा और उनकी क्रिया शक्ति। ये 3 केंद्र बिंदु थे हमारे पास। हमने पहली वीडियो में बताया था कि मानव विकास के ये 3 केंद्र बिंदु हैं। इन्हीं के आधार पर लोगों की मानव विकास मापा जाता है, उनके आधार पर मापा जाता है। देखो, तो ये क्या है? देश के लोगों का मापन किया जाता है इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और क्रिया शक्ति। ठीक है, साक्ष्य क्रिया शक्ति का मतलब है संसाधनों तक उनकी पहुंच। अब जब उनके पास पैसे ज़्यादा होंगे तो हर प्रकार के संसाधन तक किस प्रकार कितने मानवों की पहुंच है। और यह जो सूचकांक है, कौन सा सूचकांक? HDI। ये 0 से 1 के बीच होता है। इसका जो स्तर होता है, इसका जो स्कोर होता है, ये समझो वो 0 से 1 के बीच रहता है। ये MCQ भी बन सकता है, पूछा जाएगा कि HDI का सूचकांक कितना होता है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें 0 से 1 के बीच रहता है। तो देखो, सबसे पहले स्वास्थ्य को किस प्रकार नापा जाता है, इसमें हम ये देखेंगे। स्वास्थ्य का मूल्यांकन। ठीक है, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने का जो सूचकांक है, जन्म, ये यहाँ जन्म है। मूल्यांकन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। इसका मतलब है कि लंबी आयु और स्वस्थ जीवन जीने के जहाँ ज़्यादा अवसर हों। और लंबी आयु कहाँ होगी? जहाँ स्वास्थ्य के बेहतर अवसर होंगे, बड़े बड़े अस्पताल होंगे, स्वास्थ्य की बेहतर सेवाएं होंगी और उन सेवाओं की पहुंच हर व्यक्ति तक होगी। यानी हर व्यक्ति के सामने इतने अवसर होने चाहिए कि वो अपना इलाज किसी भी प्रकार करवा सके। तो जहाँ ऐसा होगा वहाँ लोगों को बीमारियाँ कम होंगी और उनकी आयु अधिक होगी। इसका मतलब यही है, जीवन प्रत्याशा का मतलब यही है कि लंबी आयु तक जीवित रहना और स्वस्थ रहना। तो एक तो ये आधार हो गया। शिक्षा के संदर्भ में इसको कैसे नापते हैं? कहते हैं शिक्षा के स्तर का जो मूल्यांकन है वो कैसे होता है? प्रौढ़ साक्षरता दर एवं, ये एक नहीं है, एवं सकल मूल्यांकन अनुपात। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ कि जो पढ़ लिखने वाले जो लोगों की संख्या है, चाहे वो वयस्क हों चाहे कैसे हों, क्योंकि प्रौढ़ साक्षरता दर कह रहा है। प्रौढ़ साक्षरता दर का मतलब है बड़े जो वयस्क हैं, इसका मतलब है वयस्क। जो वयस्क लोग हैं पढ़ लिखने वाले, उनकी संख्या, तथा जो स्कूल में नामांकित बच्चे हैं जिनका दाखिला स्कूल में हो चुका है, उनकी संख्या से पता चलता है कि देश में ज्ञान प्राप्त करना, किसी भी देश में ज्ञान प्राप्त करना सरल है अथवा कठिन है। ठीक है, कि हमारे पास जो लोग हैं, प्रौढ़ साक्षरता दर का मतलब जो वयस्क लोग हैं, वो उनमें से कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं और स्कूलों में नामांकन कितने बच्चों का है, उनकी संख्या से हमारे को पता चल सकता है कि यहाँ पर निरक्षर आबादी ज़्यादा है या साक्षर आबादी ज़्यादा है। ठीक है, तो शिक्षा के स्तर का मतलब ये हुआ। अब है संसाधनों तक पहुँच का मूल्यांकन। ये क्या? संसाधनों तक पहुँच का मूल्यांकन लोगों की क्रिया शक्ति से होता है। यानी इस क्रिया शक्ति का मतलब क्या है? जिसकी इनकम ज़्यादा, जब ज़्यादा इनकम होगी तो वो हर प्रकार के सुख को भोग सकता है अपने पैसे के बल पर। हर प्रकार के प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित संसाधन तक उसकी पहुंच हो जाती है लोगों की क्रिया शक्ति के अनुसार। और ये क्रिया शक्ति जो है अमेरिकी डॉलर में नापी जाती है। ठीक है, इसका एक ही मापन है कि अमेरिकी डॉलर, कौन किसके जो इनकम है लोगों की वो किस में मापी जाती है? अमेरिकी डॉलर में। ठीक है, अब ये 3 थे हमारे पास, 1 2 3। इनमें से प्रत्येक का जो भारांक है, उपरोक्त में प्रत्येक का जो भारांक या प्रत्येक आयाम जो है ये
को 1/3 भारिका दी गई है, यानी इसको भी 1/3, इसको भी 1/3 और इसको भी 1/3। 1/3 का मतलब है 0.33, 0.33, 0.33, सबको बराबर आयाम इसमें दिए गए हैं। जब इन तीनों को हम ऐड करते हैं उससे HDI की वैल्यू हमारी निकल कर आती है। आगे कहता है कि HDI प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या क्या उपलब्धि किसी देश ने हासिल की है, इसी से पता चलता है। लेकिन ये जो सूचकांक है ये भी पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इसमें वितरण के संबंध में कोई बात नहीं कही गई। ये जो HDI है इसको भी हम पूर्णतः, हालांकि मापा इसी में जाता है और कोई मेथड अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन इसको भी पूर्णतः विश्वसनीय नहीं कहते हमारे भूगोलवेत्ता, क्योंकि वितरण यानी फैलाव के संबंध में इसमें कोई बात नहीं कही गई है, वहाँ उसके मामले में ये मौन रहता है। अब HDI के साथ साथ हमारा एक और इंडेक्स चलता है जिसको हम बोलते हैं मानव गरीबी सूचकांक, यानी HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। देखो, यह मानव विकास में कमी को मापता है कि मानव विकास में कमी जो हो रही है वो क्यों हो रही है। ठीक है, ये कमी को नापता है और यह कुछ अलग नहीं है, यह मानव विकास सूचकांक से ही संबंधित है, यह HDI से ही संबंधित है। इन दोनों को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। अब यह सूचकांक जो है यह है आय का मापन नहीं करता, आय से इसको कोई मतलब नहीं, लोगों की इनकम से इसको कोई मतलब नहीं है। यह निम्न प्रकार की गणना करता है। नंबर एक, जो 40 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना, यानी ऐसी कितनी संभावना है कि लोग 40 वर्ष से ज़्यादा आयु तक जीवित ना रह पाएँ, इस चीज़ की गणना करता है, कितनी संभावना किसी देश में। नंबर 2, प्रौढ़ निरक्षरता दर वहाँ कितनी है, यानी कि जो वयस्क लोग हैं उनमें से कितने लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उनकी प्रतिशत, उनकी दर को देखता है। तीसरा, स्वच्छ जल को प्राप्त ना कर पाना, कितने लोग ऐसे हैं जिनको स्वच्छ जल भी प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो उनको हम गरीबी में ही लाते हैं कि लोगों को स्वच्छ जल भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है, ऐसे भी हमारे बहुत सारे देश हैं। और नंबर 4, कम भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, जो अंडरवेट बच्चे पैदा होते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं उनकी संख्या को ये मापता है। तो क्या कह रहा है, HDI और HPI इन दोनों का संयुक्त अवलोकन करने से ही मानव विकास की सही स्थिति का पता चलता है, यानी दोनों साथ साथ चलते हैं, हम एक को छोड़ नहीं सकते। जब दोनों को संयुक्त अवलोकन करते हैं, एक साथ इनका अवलोकन करते हैं, तभी हमें सही स्थिति पता चल पाती है, किसकी, मानव विकास के स्तर की या स्कोर की। तो ये था हमारा कि मानव विकास को हम किस प्रकार माप पाते हैं। आइए अब पढ़ते हैं कि मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं का मतलब भिन्न भिन्न देशों में मानव विकास अलग अलग प्रकार का होता है, अब उनकी आपस में तुलना किस प्रकार की जाती है। ये जो तुलनाएं हैं ये बहुत ही रुचिकर हैं, अभी आप देखो जानोगे तो आपको बड़ा अचंभा होगा कि ऐसा कैसे होता है। अब HDI जो होता है वो किसी प्रदेश के आकार पर और प्रति व्यक्ति आय से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मान लो किसी देश का आकार बड़ा है तो उसका HDI भी ज़्यादा होगा, या किसी देश में लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है तो उसका भी HDI हमारा ज़्यादा होगा, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। हमने प्रायः पाया है कि जो निर्धन राष्ट्र हैं, जो गरीब देश हैं, उनका HDI अधिक है। क्यों? क्योंकि वो मानव विकास की तरफ ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, वो ज़्यादा चाह रहे हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट ज़्यादा हो, बजाय कि अमीर देशों के। यही कारण है कि इसको हम एग्जांपल देकर आपको बताते हैं कि छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी, जिनकी अर्थव्यवस्था छोटी है, जो निर्धन देश है, श्रीलंका हुआ, त्रिनिडाद और टोबैगो, इनका जो HDI अधिक है, किससे अधिक है, इंडिया से, जबकि इंडिया इनसे ज़्यादा रिच कंट्री है। बावजूद इसके इनका जो HDI का स्कोर है वो इंडिया से ज़्यादा है। इसी प्रकार अगर हम इंडिया के अंदर की बात करें, प्रति व्यक्ति आय कम होने पर भी केरल का HDI ज़्यादा है। केरल में जो इनकम है लोगों की, प्रति व्यक्ति आय है, वो कम है, लेकिन उसका HDI ज़्यादा है। किससे? पंजाब और गुजरात जैसे डेवलप्ड राज्यों से। ठीक है ना, गुजरात को तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड राज्य माना जाता है, वहाँ सब लोगों के पास बहुत पैसा है, ऐसी पंजाब को माना जाता है। पंजाब में बड़े बड़े किसान हैं, बड़े बड़े उनके वर्कशॉप वगैरह चल रहे हैं, तो उसके बावजूद भी केरल का HDI अधिक है। तो ये इसीलिए ये तुलनाएं जो हैं रुचिकर हो जाती हैं। हमें क्या लगता है कि जो देश बड़ा है,
जहाँ लोगों की इनकम ज़्यादा है उसका HDI ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उनका तो डेवलपमेंट हो चुका। अब क्या है, जो लोग ऊपर उठना चाह रहे हैं, जो देश अपने लोगों का विकास ज़्यादा करना चाह रहा है, उनके लिए प्रयास कर रहा है, उनका HDI ज़्यादा है। तो इसीलिए गरीब देशों का अमीर देशों से HDI ज़्यादा होने लगा है। आइए एक तालिका के आधार पर आपको मानव विकास के बारे में बताते हैं। मानव विकास का स्तर, ठीक है, और ये हमारा HDI का स्कोर है, और इसमें यहाँ देशों की संख्या भी दे रखी है। जो अति उच्च को हम कितने से मान रहे हैं, 0.8 से ऊपर, ठीक है। तो ऐसे देशों की संख्या है 59। अति उच्च हो गया, और ये हो गया उच्च में हो गया 0.701 से 0.799 के बीच, ऐसे 53 देश हैं। मध्यम जो है 0.550 से 0.7 के बीच है, ऐसे 39 देश हैं। और जो निम्न वर्ग के हैं, यानी जिनको हम गरीबी में मान सकते हैं, ठीक है, और ऐसे देश हैं हमारे पास 38। तो इससे हमें पता चलता है। आइए अब देखते हैं पहले 10 देश जिनका HDI उच्च है, पहले टॉप 10 देश जिनका HDI हमारा उच्च है। देखो, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड। हांगकांग और सिंगापुर, इन दोनों को छोड़कर आपको इसमें एशिया का कोई भी देश दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे एशिया के देश हैं वो या तो उच्च वाले में है, या मध्यम वाले में है, या सबसे निम्न वाले में, निम्न वाले में ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पता चलता है कि किस देश का HDI कितना है। और ये टॉप 10 देश हैं, इनके आप नाम भी याद रखो। इसमें पूछा भी जा सकता है कि 5वें नंबर पर कौन सा देश है, जर्मनी। तो ये आपको लर्न करने हैं, पहले 10 देश MCQ में पूछे जाएंगे ये। अब देखो, इंडिया के बारे में जो बताया गया है, कहता है 2006 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर था HDI में। लगभग 200 प्लस देश थे, और 200 प्लस देशों में से भारत 126वां स्थान है। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की स्थिति कितनी ख़राब है इंडिया में, ये देखो। और उसके बाद आते आते यह 2018 में और भी नीचे आ गया, 130वें स्थान पर आ गया। यानी और भी यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट की जो स्थिति है वो ख़राब होती जा रही है। और ये ह्यूमन डेवलपमेंट मापा किस पे जाता है, वही शिक्षा, स्वास्थ्य और क्रय शक्ति के ऊपर ये मापा जाता है। तो भारत 129 देश भारत से आ गए, और 129 देशों में ऐसे बहुत सारे देश हैं, श्रीलंका जैसे, जो भारत से ऊपर हैं HDI में। उनका स्कोर भारत से बहुत अच्छा है, जबकि वे भारत से गरीब देश हैं, ठीक है। तो ये होते हैं। अब एक लास्ट चीज़ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, यहाँ इन्होंने समझा रखा है कि जो मानव विकास है, मानव विकास के मध्यम स्तर वाले देशों की संख्या अधिक है, 39 देश हैं इसमें। मध्यम जो स्तर है उसमें काफ़ी ज़्यादा देश हैं। अधिकांश देशों की विकास जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1942 के आसपास। तो अधिकांश देशों का जो विकास है, वहाँ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जिन देशों ने भाग लिया था वहाँ के देश तो लगभग भुखमरी की हालात पर पहुँच चुके थे, बहुत सारे देश। तो उसके बाद इन्होंने अपना डेवलपमेंट शुरू किया है। इनमें से कुछ देश तो पूर्वकालीन उपनिवेश थे। उपनिवेश का मतलब किसी दूसरे देश का उस पर कब्जा था। जैसे हमारे भारत पर इंग्लैंड का कब्जा था, तो हमारा भारत जो है वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। अच्छा, बहुत सारे देश ऐसे हैं। देखो, शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध हमारा 41 साल चला था, जो कि अमेरिका और रसिया के बीच था। वो 1991 में ख़त्म हो गया था, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ कई देशों में, 13-14 देशों में बट गया था। तो कुछ देशों का विकास 1990 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद शुरू हुआ। उनका 1990 के बाद शुरू हुआ। बहुत से देश ऐसे हैं। आगे क्या था, सामाजिक भेदभाव को दूर करके मानव विकास के स्कोर में सुधार किया जाता है। जो मानव विकास का जो सुधार की प्रक्रिया है उसमें क्या है कि सामाजिक भेदभाव को दूर करना चाहिए। जाति, धर्म, इनका भेदभाव जितने जल्दी हम ख़त्म कर लेंगे अपने देश में। हमारा देश विभिन्न धर्मों में, विभिन्न जातियों में, गरीबी में, अमीरी में बटा हुआ है। जब तक ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी तब तक हमारे देश का स्कोर ज़्यादा सुधरने वाला नहीं है। जहाँ राजनीतिक अस्थिरता है और सामाजिक विद्रोह है, राजनीतिक अस्थिरता यानी राजनीतिक उठापटक है, समाज में विद्रोह है, एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, दंगे फसाद होते रहते हैं, वहाँ मानव विकास होना बड़ा मुश्किल है। तो उन देशों का जो HDI है वो अभी निम्न स्तर का ही है। तो निम्न स्तर वाले देश कितने हैं?
38 देश हैं, ऊपर हमने टेबल में आपको बता दिया। यहाँ क्या होता है, राजनीतिक उपद्रव, यहाँ राजनीतिक उपद्रव ज़्यादा होते हैं, सामाजिक अस्थिरता ज़्यादा है, अकाल ज़्यादा होते हैं, बीमारियाँ ज़्यादा होती है क्योंकि स्वास्थ्य की सेवाएँ इतनी अच्छी वहाँ पर है नहीं, ठीक है, और उनकी घटनाएं ये अधिक होती रहती हैं। तो इस कारण इन देशों का HDI लो है और इसमें हमारा भारत भी शामिल है। भारत में भी ये सब चीज़ें होती हैं, अकाल भी पड़ता है, बीमारियां भी आती हैं। हालांकि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन अभी उतना नहीं हो रहा जितना हम चाहते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पाठ यहाँ ख़त्म होता है। ख़त्म करने से पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि भूटान जो है विश्व में अकेला ऐसा देश है, भूटान जो है विश्व में अकेला ऐसा देश है जहाँ HDI नहीं चलता, वो HDI को नहीं मानता, ठीक है, वो HDI वाले सूचकांक को नहीं मानता। उसके यहाँ पर क्या है, सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GNH, उसका जो सूचकांक है वो GNH को मानता है, वो HDI को नहीं मानता। और GNH क्या है कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है, ठीक है। मेन लाइन यहाँ पर ये है, तो ये ध्यान रखना। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है MCQ का कि भूटान में कौन सा सूचकांक यूज किया जाता है, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं HDI, GNH, HPI या उपरोक्त सभी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, GNH, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था। और इस तरह से ये मानव विकास का जो चौथा चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो हमारी पहली दोनों वीडियो ज़रूर देखें, अन्यथा आपको डायरेक्ट इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। धन्यवाद।